Good morning, student. Today we will discuss second point of political parties, and second point is how many parties should we have. कल हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के नीड के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटीज में कितनी पार्टीज की आवश्यकताएं होती। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी सिटीजन फ्री है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए, है ना। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन सकते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहाँ? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। मोर देन 70 750 पार्टीज, आप समझ सकते हैं, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक चीज हमें समझना होगा, किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज या रजिस्टर जो करता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जब तक कोई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑथराइज नहीं है किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने। अगर आप चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपको इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल देना होगा। इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्शन कमीशन ही आपको पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है, रजिस्टर्ड करता है और साथ में आपको लोगो देता है, आपका सिंबल। जैसे बीजेपी का कमल छाप है, कांग्रेस का हैंड है, तो इस बेस पे ये आपको इसको देने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो हम समझ सकते हैं इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम लोग डिस्कस भी किए हैं। और ऐसे भी पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किए होंगे कि इलेक्शन कमीशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस समय इलेक्शन होता है तो उस समय गवर्नमेंट की सारे पावर को सीज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि ऑफिसर्स के ट्रांसफर का या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो एक इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन क्या ये सभी पार्टी काम करती है? नहीं, इसमें से कुछ ही ऐसी पार्टी है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इलेक्शन में। आगे कहते हैं, सो द क्वेश्चंस then is how many major या effective parties are good for a democracy। डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें से कौन सा अच्छा, कौन बेटर है हमारे सोसाइटीज के लिए या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हम लोग देखते हैं 3 पार्ट में पार्टी सिस्टम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम लोग इसको एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में हम लोग देखते हैं ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। समझ सकते हैं कई कंट्री ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम है और वही पार्टी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है या देश को चलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी का होता है तो उसी एक पार्टी का। आप जैसे एक फिगर में दिया हुआ है, चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। जैसे नॉर्थ कोरिया का है और चाइना का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ही पार्टी जो है वो उस देश को चलाती है। जैसे चाइना प्रेसिडेंट आप जानते ही हैं और ये है हमारे कोरियन प्रेसिडेंट। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्री है जहां सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। फिर एक क्वेश्चन आप लोग को आता होगा कि ठीक है, स्पेशली हम चाइना की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया का केस अलग है। चाइना में अगर कम्युनिस्ट पार्टी ही है तो फिर इलेक्शन नहीं होता होगा, तो फिर अलग अलग आपको प्रेसिडेंट का नाम सुनने को आता है। ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी में भी होता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? अब जैसे इंडिया में इलेक्शन होता है तो कोई भी कई पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती है। लेकिन चाइना में एक ही पार्टी होती है और प्रेसिडेंट बनने के लिए चाइनीज पार्टी में से ही कई मेंबर्स को
इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और फिर पब्लिक के बीच छोड़ दिया जाता है कि उस 2-3 में से आप किसको अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे बीजेपी में ही क्योंकि इंडिया में मान लो कि हम बीजेपी का सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम हो तो सिर्फ बीजेपी रूल करेगा, तो इलेक्शन कैसे होगा? बीजेपी में से ही कुछ मेंबर, जो बीजेपी की अपनी कमेटी होगी, उसी में से अपने से कुछ एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो सेलेक्ट कर लेंगे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, इन तीनों को खड़ा किया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। तो अब इस 3 मेंबर को उस देश के व्यक्ति इलेक्ट करेंगे। अब उस 3 में जो जीत जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन ये तीनों किस पार्टी के होंगे? बीजेपी के। इसी तरह चाइना में भी इलेक्शन होता है, लेकिन एक ही पार्टी के कई मेंबर को रखा जाता है और उसमें से कोई एक को पब्लिक सिलेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, टू पार्टी सिस्टम, हम लोग टू पार्टी सिस्टम का डिस्कस करेंगे। पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। पावर जो है दो पार्टी के बीच रहता है और इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, दो पार्टी आपको दिख रहा है ना? दोनों का फिगर, ये लोगो है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी का डंकी है और एलिफेंट जो है ये क्या कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी का है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में आपको दो ही पार्टी दिखेगा, ये डेमोक्रेटिक, जैसे अभी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो हमारे इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, वो किस पार्टी से थे? वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो कौन किन से है? ये रिपब्लिकन पार्टी से है। तो अमेरिका में एक ट्रेडिशन चला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी और भी स्टैब्लिश हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही पार्टी ही रहेंगे, नहीं। लेकिन वहां पे एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि मेजर पार्टी बस दो ही है ना, जो इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। एक आपका डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। और इसी तरह का सिस्टम जो है वो आपको यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। तो समझ में आया? तो टू पार्टी सिस्टम आपको यूएसए में मिलेगा, वन पार्टी सिस्टम आपको चाइना में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट वन पार्टी सिस्टम, सेकंड पार्टी सिस्टम, अब हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। मल्टी पार्टी सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट कहता है इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोलिशन। इस पॉइंट पर आने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई पार्टियां फॉर्म करती हैं, कई पार्टियां रहती हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी जो मैजिक नंबर कहते हैं या मेजोरिटी सीट कहते हैं, वो सीट तक या मैजिक नंबर तक कोई पार्टी पहुंच नहीं पाती। तो ऐसे सिचुएशन में कई पार्टियां एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। तो उस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कॉलिजन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है अलायंस सिस्टम। कई बार कई पार्टियां इलेक्शन से पहले ही एक अलायंस बना लेती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि शायद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में गवर्नमेंट नहीं बना सके, तो इसलिए कई पार्टियां के साथ मिलकर एक अलायंस ग्रुप बनाती है जिसको अलायंस सिस्टम कहते हैं। नेशनल, जैसे हमारे इंडिया में तीन आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सेकेंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड थर्ड लेफ्ट फ्रंट। तो नेशनल डेमो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का ही है। इसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है बीजेपी। ऐसे प्रेजेंट में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो अकेले दम पे अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन चूंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने कई पार्टियों के साथ अलायंस किया था, तो उसको उन्होंने इलेक्शन के बाद भी बरकरार रखा। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है वो है कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट फ्रंट में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में जब कांग्रेस, इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद जब कांग्रेस की रूल थी, तो अपोजिशन पार्टी का जो फर्स्ट अपोजिशन पार्टी का जो दर्जा जिस पार्टी ने लिया वो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो लेफ्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं।
अब कह रहा है इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो हम लोग समझते ही हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? इंडिया। और आपको जो एक फिगर दिख रहा है इसमें कई पार्टियां आपको देखने को मिल रहा होगा। कांग्रेस है, बीजेपी, ये समाजवादी सॉरी बहुजन समाजवादी पार्टी का है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, ये अपना आरजेडी पार्टी का है, ये समाजवादी पार्टी का है। तो कई पार्टियां का लोगो है और कई पार्टी यहाँ एस्टेब्लिश है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं सो विच ऑफ दिस इज बेटर। हम लोगों ने 3 पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें बेस्ट कौन है ना? अब देखो, बेस्ट कहना इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कोई भी सिस्टम जो है वो बेस्ट नहीं है और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो उसमें डिमेरिट है। देखो, सब अपने अपने सिचुएशन, अपने अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार उस पार्टी का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम कहें, each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। अमेरिका में आपने देखा कि 2 पार्टी सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में ब्रिटिश के जब ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना? वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस ना होने के कारण आपको 2 पार्टी सिस्टम दिखता है। चाइना में प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया में क्या है? इंडिया में डाइवर्सिटी आपको देखने को बहुत मिलेगा, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे आपको डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में कोई एक पार्टी अगर एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है कि नहीं? इसलिए हमें इंडिया ने जिस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में एक पार्टी से काम नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो वही कह रहा है, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है, नेचर ऑफ सोसाइटी, इट इज सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं, इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि आपकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में एक पार्टी को थोपना और लोगों को इग्नोर करने के समान है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अनुसार कई पार्टी सिस्टम डेवलप हुए, है ना? तो इसे हम सही या गलत नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज बिकॉज द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में आपको सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, जिसके चलते आपको कई पार्टियां देखने को मिलता है। अब एक पार्टी हम डेवलप नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो सभी अगर एक पार्टी डेवलप करेंगे तो कुछ लोग को लगेगा कि हम लोग को इग्नोर किया जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। इसमें कहते हैं नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सॉल्यूशन। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सॉल्यूशन सिचुएशन। आप सही बात है, किसी कोई भी सिस्टम जो है ऑल कंट्री, सभी एक सिस्टम जो है वो सभी कंट्रीज पे एक्सेप्ट नहीं हो सकता, सबका अलग अलग सिचुएशन है। तो उसके अनुसार हम अगर अमेरिकन पॉलिसी के तहत 2 पार्टी सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिए जाए तो कई रीजनल पार्टीज जो हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये आगे चल के हमारे देश के लिए दिक्कत है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन को ध्यान में रख के हम किसी एक सिस्टम को, है ना, पूरे वर्ल्ड पे नहीं क्या कहते हैं, नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिस्टम है वो अपनी सिचुएशन के अनुसार डेवलप हुआ है। जैसे इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हम जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी अधिक है, इसके चलते मल्टी पार्टी सिस्टम को डेवलप किया गया है। अमेरिका में ऐसा नहीं, तो अमेरिका में अपनी डाइवर्सिटी नहीं है। तो इस बेस पे हम लोग इसको बेस बना के ये कहना कि 1 पार्टी सिस्टम अच्छी है या सेकेंड 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है, ये कहना सही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट,